खुशी है कि पीडीएम ने इख्तिजाज के लिए मेरे शहर का इंतखाब किया है। मेरा शहर एक पढ़ा लिखा शहर है, वो जिम्मेदारियों को समझता है और वो ये समझता है कि महंगाई के असबाब क्या है, इंटरनेशनल प्राइसेस कितनी हाइक पे गई हैं। वो कानून को अगर हाथ में नहीं लेंगे तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। ये करेंगे 1-1.5 महीना, क्योंकि ये इलेक्शन तक बात ले जाना चाहते हैं, लेकिन कानून जो है वो आइन और कानून की पासदारी की जाएगी। अगर वो आइन और कानून को हाथ में नहीं लेंगे तो उनको कोई हाथ में नहीं लेगा। इलेक्शन जब आएगा 22 महीनों बाद या 20 महीनों बाद एक नई अलाइनमेंट होगी। पीपल्स पार्टी क्या करेगी और नून के अंदर देखें, अमरीकी नाज़िमुल उमूर को भी पता है कि नून और शी दो मुस्लिम लीगें हैं। तो एक ही महल्ले और एक ही इलाके में दोनों लीगों से वो अलग-अलग मिली हैं। इलेक्शन से पहले तीसरी वजूद में आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, अपोजिशन एक बार फिर मुतहरिक नज़र आ रही है। महंगाई के खिलाफ पीडीएम, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी सड़कों पर है। आज पीडीएम की जानिब से रावलपिंडी समेत कई बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहरे और धरने दिए गए। PMLN और JUIFA समेत मुख्तलिफ जमातों के कारकुनों ने इन धरनों में शिरकत की। जमात इस्लामी ने 23 अक्टूबर को लाहौर में धरना देने का ऐलान कर दिया है। एहतजाज के साथ साथ ऑपोजिशन रहनुमाओं की गवर्नमेंट के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी भी जारी है। पीपल्स पार्टी ने ऑपोजिशन को एक मशवरा दिया है कि अगर गवर्नमेंट को टफ टाइम देना है तो मुश्तरका हिकमत अमली बनाना होगी। महंगाई के खिलाफ एहतजाज के बावजूद गवर्नमेंट पुरएतमाद और मुतमईन है और ऑपोजिशन को मरा हुआ हाथी करार दिया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में मरकजी और सूबाई क़यादत के इजलास भी हुए। महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से अहम फैसले सामने आए हैं। गवर्नर सिंध के मुताबिक महंगाई को कम करने के लिए ज़िलाई सतह पर कमेटियां बनाने और यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए कम आमदन वाले अफराद को टारगेटेड सब्सिडी देने का फैसला कर लिया गया है। इसके साथ साथ ही वज़ीर आज़म ने मोटरसाइकिल, रिक्शा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रियायती कीमत पर सस्ता पेट्रोल देने का प्लान बनाने की भी हिदायत की है। इसी से मुतालिक आज एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल है। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। एहतजाज की नई लहर, आपके ख्याल में अपोजिशन के लिए ये एहतजाज गड़ा साबित होगी जिस तरह से वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, या गवर्नमेंट के लिए प्रेशर हो सकता है? देखें जी, जाहिर है कि शेख रशीद वज़ीर दाखिला हैं तो वो तड़ी छड़ी लगा सकते हैं। आज उनकी वजारत ने इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबर से सिक्योरिटी वापस ले ली है, चेयरमैन सेनेट से भी वापस ले ली है, दोनों अतराफ़ से सेक्रेटरी दाखिला से रब्ता किया गया। वो वज़ीर दाखिला यही कुछ कर सकते हैं कि जी देखें हम नाराज़ हैं। वो शायद चीफ़ मिनिस्टर की वजह से, वरना सादिक संजरानी तो बहुत सारों के दिल के जानी हैं, उनको तो छेड़ना भी नहीं चाहिए था कि वहाँ की भी खबर आ गई। ये परेशानी का आलम होता है जब इस तरह की हरकतें की जाती हैं कि वो हाई कोर्ट के जज के बराबर मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, आपने उनकी सिक्योरिटी वापस ली है, कल को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी ले लेंगे, क्योंकि जो आपको यस नहीं कर रहा तो ज़ाहिर है कि आवाम भी यस नहीं कर रही। मैं तो पहले भी कह चुका कि इन्होंने अब हिज़्ब इख्तिलाफ आवाम को समझ लिया। अब आप देखें ये जो आज मीटिंग में किया गया, मुझे ये समझाएं, ये मोटरसाइकिल पे सब्सिडी देंगे। अच्छा जी, मोटरसाइकिल वाला एक से भराएगा 7 लीटर, फिर वो दूसरे पेट्रोल पंप पे चला जाएगा, यहाँ तो लाइनें लग जाएंगी। इस तरह मतलब इनका ये क्या शोबदाबाजी है कि जी वो जिस चीज़ को इस तरह सस्ता करते हैं वो वैसे ही नायाब हो जाती है। कल ही इस्लामाबाद में FIA ने बंदा पकड़ लिया है, ज़मानत उसकी कबल गिरफ्तारी ख़त्म हुई कि यूटिलिटी स्टोर का मैनेजर था और वो चीनी मार्केट में बेच रहा था। मतलब ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि जिस तरीके से ये चला रहे हैं। अभी देखें, आपने गवर्नर सिंध का नाम लिया और गवर्नर सिंध साहब ने बाहर आके क्या बात की कि सिंध में महंगाई कंट्रोल करने का वाहिद तरीका यह है कि अगली दफ़ा PTI की गवर्नमेंट होगी। तो भाई आप हमें ये फार्मूला पंजाब में नाफिज कर दें, आप KP में नाफिज कर दें, आप 6 मील के इस्लामाबाद में नाफिज कर दें, तो हम मान लेंगे कि जी वहाँ पे भी सिंध में आप ही आ जाएं तो मतलब दूध शहद की नहरें वहाँ पे भी बह जाएंगी, क्योंकि ये बाकी इलाके तो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बलूचिस्तान मैंने इसलिए नहीं गिना कि वहाँ पे अभी हालात ऐसे चल रहे हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप कश्मीर में और GB में दे दें ये दूध शहद की नहर जो इस वक्त सिंध में नहीं बह रही। मतलब कोई गुफ्तगू नहीं है, जहनी तौर पे बस एक है कि बस इल्ज़ाम लगाई जाओ, काम टपाई जाओ, ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ठीक है, कभी हम ये नहीं कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ये चाहेंगे कि जी महंगाई हो जाए। कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहता कि वो पॉपुलर ना रहे, लेकिन गवर्नेंस तो उनकी जिम्मेदारी है ना। अभी
जब हम कल ये खबर आएगी ना कि IMF से $1 अरब आ गया, तो खबर साथ उसके साथ ये लिख लें कि जी जो सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना है चीज़ें, वो सारी की सारी के ऊपर 17% GST लग गया है, क्योंकि बिजली गैस उन्होंने 3-3 महीने के लिए बढ़वा लिया। आपके पास जगह ही कोई नहीं है कि आप उनकी शर्त ना माने। जब आप ये मान लेंगे महंगाई फिर बढ़ जाएगी। मैं आपको याद कराता हूँ, दिसंबर 2018 में गैस के बिलों पे प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी लंबी चौड़ी कही कि जी ऐसी की तैसी फेर दूंगा, स्लेब गलत बना दिए हैं, अवाम पे इतने अरब रुपए का डकैती मारी है SNGPL ने भी और SSGPL ने भी। ठीक है जी। उसके बाद 9 जनवरी को दोनों कंपनियों के MD सैक किए गए। सरकारी तौर पर कहा गया कि ये पैसे लोगों को दिए जाएंगे। आज तक एक पैसा ये नहीं दे सके। इन्होंने 2 महीने पहले जब घी की कीमतें बढ़ी तो इन्होंने कहा हम ये टैक्स ख़त्म कर रहे हैं और इतने किलो वो जो है ना पर लीटर और पर घी पे केजी ये जनाब कम हो जाएगी। घी मिल वालों ने, एसोसिएशन ने इनकी ऐसी तैसी फिर वज़ीर ख़जाना को बुलाया, बिठाया और कहा जी नहीं। और उसके बाद क्या हुआ, यूटिलिटी स्टोर ने 140 रुपए लीटर तक वो आयल बढ़ा दिया। मैं सरकारी इदारे की बात कर रहा हूँ। ये जब नोटिस लेते हैं हम तो कांप जाते हैं कि खुदा का वास्ता हम मीटिंग ना करें, ये काम चल लेने दें। ये मतलब ये अल्लाह के वास्ते ही चल रहा है मुल्क, यहाँ कोई पॉलिसी पे नहीं चल रहा। ना कोई सिमत है, ना कोई रास्ता है। मतलब मीटिंग करते हैं, बाहर आके भाषण पॉलिटिकल देते हैं और अगले दिन कीमत चीज़ की बढ़ जाती है। कल जब GST बढ़ेगा फिर आप और हम बैठ के अगले हफ्ते बात करेंगे। सही जी। हाफिज ताहिर साहब, अब ये जाहिर है ऑपोजिशन भी, PDM भी सड़कों पर निकल आई है, पीपल्स पार्टी भी आ रही है, जमात इस्लामी भी। आपके ख्याल में आप भी, महंगाई तो एक बड़ा सीरियस मसला है, गवर्नमेंट सामना कर पाएगी एहतजाज की इस नई लहर का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है, एहतजाज करना तो अपोजिशन का हक होता है। हिज़्ब इख्तिलाफ का काम ही ये है कि वो हुकूमत को अगर वो समझते हैं कि कोई गलत काम कर रही है तो उसकी मुखालफत करें। और बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह आलमी सतह पर महंगाई में इजाफा हुआ है तो पाकिस्तान में भी इजाफा हुआ है। उसके लिए बार बार ये बताया भी जाता है। वजीर आजम साहब आज भी उन्होंने मीटिंग्स की हैं, अभी जिसका हवाला दिया गया। कोशिश भी की जा रही है, लेकिन हालात आलमी हालात के साथ साथ जो है पाकिस्तान भी है, उसमें जहाँ तक हिज़्ब इख्तिलाफ के मुजाहरों और एहतजाज या धरनों की बात है तो मैं नहीं समझता कि इससे, और ये आपने माजी में देखा है कि अगर इमरान खान साहब 126 दिन यहाँ धरना दे के बैठे थे तो उससे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत तो नहीं यही थी। मेरा नहीं ख्याल कि एहतजाज से या धरनों से या मुजाहरों से हुकूमत को कोई फर्क पड़ सकता है। यहाँ जब तक कोई ऐसी सूरत हाल खुदा न खास्ता लॉ एंड ऑर्डर की ना बने। शेख रशीद साहब ने बता दिया है कि वो एहतजाज करें, उनका हक है एहतजाज करना, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल नहीं बननी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे आगे बढ़कर हिज़्ब इख्तिलाफ को भी ये बात मालूम है कि महंगाई क्यों हो रही है और उसके असबाब क्या है। तो सबको बैठ के सोचना चाहिए अपने मुल्क और अपनी कौम के लिए। और इसी तरह मैं आज इसी में ये बात कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे ये जो एक जंग है, वो सियासी खवातीन हो या सियासी खानदानों की खवातीन हो या सहाफ़ी हो, तो ये जो बड़े अरसे से मैं इस प्रोग्राम में बात करता आ रहा हूँ, आज फिर कहना चाहता हूँ कि अल्लाह का वास्ता है, कुछ तो ख्याल करो। एक दूसरे को सियासी मैदान में आप गाली गलौज कर लेते हैं, अब घरों की औरतों तक पहुंच गए। जवाब में भी लाजमी बात है, जब आप किसी को बुरा कहेंगे तो जवाब में भी बुरा कहा जाएगा, जो कि नहीं कहा जाना चाहिए। तो इसकी तरफ भी हमारी क़यादत को, मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ, ओवरऑल बात करनी चाहिए। औरतों के ऊपर किस अंदाज से बातचीत शुरू है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये खा वो सियासी कायदीन की घर की खवातीन हो या सियासत में हो या सहाफत में हो, कोई इस तरफ भी तवज्जो कर ले, कोई इस तरफ भी अकल के नाखुन ले ले कि ये सिलसिला भी बंद होना चाहिए। सही, आपने सही पॉइंट आउट किया। जाहिर है अब ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सोशल मीडिया पर चेक रखना बड़ा ही ज़रूरी है। आपका पॉइंट ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आऊँगी। महंगाई की हम बात कर रहे हैं, जाहिर है हम कहते हैं PDM में कोई जान नहीं है, ऑपोजिशन के अपने मफादात हैं, लेकिन ये जो महंगाई का इशू है ये तो आवाम का इशू है और ऑपोजिशन भी शायद पहली दफ़ा सही इशू लेकर सामने आई है। तो आपके ख्याल में ये एहतजाज कोई रंग लाएगा, गवर्नमेंट प्रेशर फील करेगी?
देखें, इससे एक तो डेफिनेटली है कि ये प्रेशर है ही पीडीएम का। ये जो अभी बातें चल रही हैं, जलसे की बात हो रही है, तहरीक की बात हो रही है, तभी आज भी देखें प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग की है, कल भी की है, एंड ये कंसर्न कि प्राइस वाकई बढ़ गई है। बट सोल्यूशन देखना है कि इसका हल क्या है। एक सोल्यूशन है जो हुकूमत ने देना है, और दूसरा सोल्यूशन अगर ऑपोजिशन के पास कोई अच्छी सोल्यूशन है, कोई अच्छा नैरेटिव है, कोई उनके पास अच्छा मैनिफेस्टो है, तो वो लेकर आना चाहिए। लेकिन ये बातें असेंबली में, आप क्यों असेंबली बनाते हैं? आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव क्यों बने हुए हैं? अवाम को इंक्लूड करने के बजाय आपके नुमाइंदे हैं, असेंबली में जाएं, वहाँ जाके बैठ करें, हुकूमत भी बात करे और अपोजिशन बात करें, फाइंड सम सोल्यूशन। सेकंड बात यह है कि ये जो आप कह रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी दे देंगे, दिस नॉट एन आंसर। बेसिकली इट इज़ नॉट पुअर मैन, इट इज़ लोअर मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है इस वक्त। जो सफ़ेद पोश भी हैं वो ज़्यादा शोर भी नहीं मचा सकते हैं। इसलिए हुकूमत को ये चाहिए कि हम कहाँ से पैसे को इकट्ठा कर सकते हैं और आवाम को दे सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ FDR में कोई चेंज नहीं हुई है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कस्टम ऑफिसर उसी तरह वहाँ पर लूट मच मचाई हुई है, और वो पाकिस्तान का पैसा, अवाम का पैसा, रेवेन्यू का पैसा जो जा रहा है वो उनकी पॉकेट्स में जा रहा है। ये अगर 2-3 हज़ार की मैं हमेशा बात करता हूँ, अगर हम ये बचा लें तो हम देखें कितने मसाइल, 15-16 बिलियन डॉलर्स बनते हैं अगर हम इसको डॉलर्स में डालें। यू कैन डू लॉट मैनी थिंग्स। लाइकवाइज इमीडिएटली चाहिए कि अभी सपोर्ट प्राइस गंदम की अगर बढ़ा देंगे, इस वक्त बढ़ा दें, आप देखें गंदम की इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइकवाइज चीनी का अभी सॉर्ट आउट कर लें, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और साथ ऑपोजिशन को भी ये इस इन्वायरमेंट के अंदर 10 दफ़ा सोचना, मुल्क से हमदर्दी। 1.5 साल रह गया इलेक्शन के अंदर, आप अपना अच्छा मैनिफेस्टो लेकर आएँ, अपना एक अच्छा सोल्यूशन लेकर आएँ और इलेक्शन कैंपेन करें, ताकि आप अगला इलेक्शन जीतें, अवाम आपको वोट दें और इनको रिजेक्ट कर दें। जो जमहूरी पार्टियां, तो जमहूरी तरीका भी इस्तेमाल करना चाहिए। एक साल पहले 6 महीने निकाले थे पहले, क्या फ़र्क पड़ेगा? नथिंग विल हैपन, बल्कि इनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये सियासी शहीद बन जाएंगे। तो आपको मेरे ख्याल में ये चीज़ें अवाम को समझनी चाहिए। अवाम बहुत समझदार हो चुके हैं, दे अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम है। हाँ, जो वर्ल्ड मार्केट की चीज़ें और है, लेकिन इम्पोर्ट में अननेसेसरी चीज़ें हम ले रहे हैं वो ख़त्म करें। तो अगर हम ये चीज़ें ठीक कर लेंगे तो रेस्ट एश्योर कि इसका सोल्यूशन बताएं, हल निकालें, ताकि आवाम को इस मुश्किल वक्त से निकाला जाए। बिल्कुल सही। फैसल साहब, देखिए, मसनूई अपोजिशन है, और अपोजिशन का जो एहतजाज है, जाहिर है वो मसनूई होना है, या अपोजिशन ही मसनूई है। इतनी मसनूई है और इतनी मसनूई इनका एहतजाज है कि आप अपोजिशन के किसी हम ख्याल आदमी से पूछे ना इस एहतजाजी तहरीक का क्या होगा, वो तहरीक पे बात नहीं करेगा। वो बताएगा कि हुकूमत चोर है, हुकूमत ने महंगाई बढ़ा दी। ये नहीं बताएगा आपको, कभी भी नहीं बताएगा वो आदमी कि तहरीक का क्या होगा, तहरीक किस मरहले में। देखिए, जितना लोग इस वक्त हुकूमत से मायूस है ना, उतने ही लोग जो है वो अपोजिशन से भी मायूस है। और ये कोई अच्छी अलामत नहीं है, ये रियासत के लिए भी कोई अच्छा साइन नहीं है कि लोग हुकूमत अपोजिशन से बेवक्त जो है मायूस हो जाए। इसका मतलब ये है कि एक आम आदमी जो है वो इस निज़ाम से जो है वो मायूस होते चला जा रहा है। ये जो निज़ाम, हमारा निज़ाम है, ये एक आम आदमी के मफादात को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देने में जो है वो नाकाम हो गया। अपोजिशन की जंग क्या है? कोई आम आदमी के लिए अपोजिशन की जंग है? अपनी मराद के लिए इनकी जंग है, अपने मफादात के लिए अपनी जंग है, अपनी बका के लिए अपनी जंग है, अपने ख़ानदान के लिए जंग है। कोई अपोजिशन, इतनी भी खौफजदा अपोजिशन देखी जो जेलों में जाने से डरती है? जेलों में जाना पड़ जाए तो झूठी रिपोर्टें लिखवा के, झूठी रिपोर्टें बना के इनको जो है जेलों से बाहर आने के रास्ते तलाश करते हैं। कैसी मिसालें कहीं आपको कहीं और इससे कहीं देखने में मिलेंगी? ये क्या आवाम के हकूक़ की बात करेंगे? जबकि जितनी लोग इस हुकूमत से परेशान हुए कभी नहीं हुए। लेकिन ये अजीब और गरीब अपोजिशन आई है जिसने हुकूमत को जितना रिलीफ इस अपोजिशन ने दिया, आप ये हुकूमत भी तसव्वुर नहीं कर सकती थी। इमरान खान से आप लाख इख्तलाफ करें बहैसियत वजीर आजम के, लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं कि इमरान खान बहैसियत अपोजिशन लीडर जो है, उन्होंने नवाज शरीफ हुकूमत के लिए जो है वो हुकूमत करना मुश्किल कर दी थी। लेकिन मौजूदा अपोजिशन ने क्या मुश्किलात पैदा की हैं? जो ऑर्डिनेंस अपने मफाद के लिए निकालती है, जो हुकूमत ऑर्डिनेंस अपने मफाद के लिए निकालती है, उसका बेनिफिशरी मौजूदा हुकूमत के साथ अपोजिशन भी हो जाती है। देखिए आप, एक ही जो है सफ में खड़े में ये लोग। सही। बाकी आप देख ले, आप पूछ ले सवाल कि अपोजिशन की क्या हिस्ट्री है, वो बता देंगे हुकूमत चोर है। ठीक है इलियास साहब।
देखिए ये एहतजाज अपोजिशन ने स्टार्ट जो अब किए ये पहले इनको करने चाहिए थे। जब महंगाई का सुनामी आ रहा था तो इनको ये बड़े पहले कर लेना चाहिए था। अब तो ये तो इलेक्शन कैंपेन होगी, जैसे 1.5 साल रह गए, 2 साल रह गए, तो पहले इनको करना चाहिए था। जिस तरह महंगाई हो रही थी, दिन ब दिन चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो रहा था, तो अगर नहीं हो पा रहा तो अब ये जो गवर्नमेंट को चाहिए थी कि एफर्ट्स करनी चाहिए थी। गवर्नमेंट के पास सारा सिस्टम मौजूद है, तमाम टीयर्स मौजूद हैं, इनके पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का सिस्टम मौजूद है, तो किसी तरीके कंट्रोल करते हैं इनको, जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनको करते एक्टिव वगैरह। लेकिन वो किए गए ज़बानी कलामी, यहाँ टाइगर फोर्स बनाई गई जी, टाइगर फोर्स करेगी जी, जहाँ कहीं महंगाई होगी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी होगी तो उनको पकड़ेंगे, कि टाइगर फोर्स भी उसके बाद नज़र नहीं आई, सिर्फ चंद दिन नज़र आए और उधर उधर लड़के घूमे, उनके बाद उसके बाद किसी ने काम नहीं किया। उसी तरह चीनी का, आटे का और घी का ये कीमतों में इजाफा हुआ, बहरान भी पैदा हुआ, ज़ख़ीरा अंदोज़ी अरूज पर है। किस तरह ये डिमांड एंड सप्लाई का गैप जो करके किया जा रहा है, मसनूई किल्लत पैदा करके इस तरह चीज़ों कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। इवन कि अब तो सब्ज़ी में भी इस तरह ही है कि सब्ज़ी की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। तो जाहिर है ये जो है इन्होंने अपने वसाइल उसी तरह नहीं बढ़ाए। ब्रिगेडियर साहब सही कह रहे थे, FBR में कौन सी हुई इस्लाहात वगैरह जिससे कि रेवेन्यू बढ़े। 24 लाख टैक्स पेयर्स हैं और 24 करोड़ अवाम है, कहाँ से कौन नहीं देता टैक्स। तो इनको चाहिए था टैक्स, अपना टैक्स नेट बढ़ाते, उसके बजाय वसाइल बढ़ते, तो वसाइल बढ़ने से ये टैक्स नेट बढ़ाते तो उससे जाहिर है रेवेन्यू भी आता। इन्होंने कोई ऐसे इकदाम नहीं किए, ना इंडस्ट्री को कोई बढ़ाया, इंडस्ट्री को फ़रोग दिया, ना ही रोज़गार मिल सका, इसी तरह रहे। जाहिर है कोरोना भी था, उसकी वजह से जो सूरत हाल कंट्रोल नहीं हो सकी सही तरह, लेकिन इनको पॉलिसियाँ तो अपनी बनानी चाहिए थी। अब भी इनके पास 1.5 साल है, लोगों को, आवाम को रिलीफ दें। अब ये कह रहे हैं जी मोटरसाइकिल सवारों को जो जी दिए जाएगी, सब्सिडी कैसे देंगे? इनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है कि जी सब्सिडी उसके तरीक़ेकार के मुताबिक दें। ये इसी तरह जो सूरत हाल है, अगर गवर्नमेंट नहीं कर सकेगी, वज़ीर ख़जाना बदले, 4-5 वज़ीर ख़जाना बदले, लेकिन हर कोई आए तजर्बा ही करते रहे अपने। और ये इस दफ़ा जो तजर्बा हुआ है शौकत तरीन साहब का, जो तजर्बा हुआ है बहुत ही ख़तरनाक हुआ है, जिसमें आवाम देख के हैरान रह गई है कि 10 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल बढ़ गया। इसी कोई तब्दीली कहते हैं। बहरहाल आप देखना ही है पोजीशन अब जिस एजेंडे पर बाहर निकली है कामयाब होती है या नहीं होती। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल हमारा बलूचिस्तान सियासी बहरान से मुतल्लिक है। हम सवाल ये रखेंगे, क्या जाम कमाल के दिन गिने जा चुके हैं? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। 40 मेंबर तो रात हमने शो कर दिए थे। इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपको कुछ और भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारी फिर भी गुजारिश है उससे, एक बहुत कदावर शख्सियत है जाम साहब, अपने कबीले के बड़े हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। जब इंसान अददी तौर पर अक्सरियत खो जाए तो मेरा ख्याल अभी इक़्तिदार के साथ चिपके रहने से कोई फायदा नहीं है। मेरे ख्याल से पूरा एतमादी होनी भी चाहिए, सियासत में यही है। और असल जो बात है वो इंशाल्लाह वोटिंग के दिन जाहिर होगी, क्योंकि अपोजिशन हमेशा जब भी सियासत करती है वो अपने बलबूते पे करती है। ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जो सियासत कर रही है वो हुकूमती अरकान के बलबूते पे कर रही है। नाज़रीन, बलूचिस्तान में सियासी बहरान फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया। आज नाराज़ अरकान ने वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी है। तहरीक अदम एतमाद की हिमायत में 65 में से 33 अरकान असम्बली ने वोट दिया है। तहरीक के मतन के मुताबिक जाम कमाल ने मुशावरत के बगैर अमूर चलाए, जिससे सूबे को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। उनकी ख़राब कारकर्दगी की वजह से उन्हें ओहदे से हटाया जाए। ऐवान में तहरीक अदम एतमाद पर बहस शुरू हो गई है। ताहम कम अज़ कम 7 दिन के अंदर तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी कराना लाजमी होगा। ऑपोजिशन दावा कर रही है कि उन्हें 40 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि जाम कमाल डटे हुए हैं और ये दावा कर रहे हैं कि अरकान की अक्सरियत उनके साथ है। चंद दिन पहले सियासी बहरान पर बलूचिस्तान क़यादत को इस्लामाबाद भी तलब किया गया है। मामला तय कराने की कोशिश की गई थी। जाम कमाल ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से भी मुलाकात की थी। ताहम बज़ाहिर लग रहा है कि मामला तय नहीं हो सके। इसी हवाले से हमारा आज का ये दूसरा बड़ा सवाल है एक्सपर्ट्स के लिए। हाफिज़ ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँ। नाराज़ अरकान का कहना है कि 40 से ज़ायद अरकान हैं जिनकी हिमायत उनको हासिल है। आपके ख्याल में अब ये जो बलूचिस्तान का सियासी बहरान है ये तो बढ़ता ही जा रहा है, वज़ीर आला जाम कमाल के दिन गिने जा चुके हैं, या जिस तरह जाम कमाल साहब डटे हुए हैं कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, क्या लग रहा है आपको हालात से? देखिए, गुजारिश ये है कि जाम कमाल साहब तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं और उनका ख्याल है कि वो अपने नाराज साथियों को मना लेंगे, अभी वक्त है।
और बलूचिस्तान की सियासत में तो मिनट और घंटे बड़े अहम होते हैं। अभी तो काफी दिन बाकी हैं। तो आज जो तारीख अहम का नंबर आपने बताया वो 35 साइन है, लेकिन अभी देखिए एक हफ्ता है, लेकिन मुझे जाम कमाल साहब तो बड़े बाएतमाद नजर आ रहे हैं और वो कोशिश भी कर रहे हैं कि वो लोगों को मना लें और लोग जो हैं उनके साथी वापस उन पर एतमाद का इजहार कर दें। तो ये तो आने वाले दिन ही बता सकते हैं, लेकिन फिल वक्त जो उनका एतमाद है वो ये बताता है कि बहरहाल कुछ पत्ते उन्होंने अपने सीने के साथ रखे हुए हैं, रखे हैं, जो अभी 2-3 दिन में जाहिर हो जाएंगे। सही। ब्रिगेडियर साहब, आपको भी लगता है कि जाम कमाल साहब इस वक्त मजबूत हैं या फिर नाराज अरकान, जाहिर है उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो तहरीक में उन्होंने दिया कि मुशावरत नहीं करते, खराब कारकर्दगी है? दुआ बात यह है कि 33 मेंबर्स ने साइन किया है, 65 मेंबर्स की असेंबली है, मीन्स के 32 में भी उनके साथ हैं, वरना अगर 40 है तो 40 को साइन करना चाहिए था। सेकंड, ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है फेडरल गवर्नमेंट के लिए। अगर बलूचिस्तान में तहरीक के नो कॉन्फिडेंस कामयाब होती है, जाम कलम हट जाते हैं, तो दैट्स ए वेरी बिग वार्निंग शॉट फॉर पंजाब एंड फॉर फेडरल गवर्नमेंट। इसलिए आई एम श्योर कि फेडरल गवर्नमेंट भी इसमें इंटरेस्ट ले रही होगी एंड दे मस्ट बी ट्राइंग टू, जो उनके नाराज अरकान है उनको कन्विंस कर रहे होंगे और उनको ज़ाहिर है उनकी सुन भी रहे होंगे क्या प्रॉब्लम है, ताकि आइंदा के लिए एक नया लाएअमल बनाया जाए और वो उस तरीके से काम किया जाए जैसे वहाँ के अरकान चाहते हैं। बट बेसिकली प्रॉब्लम यही है कि वहाँ पर हर एक को चाहिए कि पैसा बनाना, पैसा आपको बलूचिस्तान का सिस्टम में पता है वो प्रॉब्लम है। वो मैं ऑनेस्टली अपना आमिर साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जाम कमाल इज नॉट एन डिसऑनेस्ट पर्सन। इसलिए मेरे ख्याल में प्रॉब्लम यही है और इसी वजह से उनको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इवन उन्हें अपने एरिया में जहाँ के बेला के हैं वहाँ के भी इतनी डेवलपमेंट नहीं की है, क्योंकि वो बात और बहुत काम कर रहे हैं जो बलूचिस्तान के लिए दूरस्थ नताइज पैदा करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि ये तहरीक जो हो गई ये नाकाम होगी। अभी अगर 33 ने किए हैं, अगर इसमें से सिर्फ 2-3 भी और काम हो जाते हैं तो देन ये नो कॉन्फिडेंस वो ख़त्म हो जाता है और फिर आइंदा के लिए बेहतर है कि व्हाटएवर इज टू बी डिसाइडेड हो जाए, ताकि आइंदा के लिए बलूचिस्तान के अवाम के लिए, तरक्की के लिए जो भी बनता है फॉर चीफ मिनिस्टर वो काम करे। बट जो अब अपरेंटली मुझे नज़र आ रहा है वो ये लगता है कि तहरीक नाकाम हो जाएगी। सही। आमिर साहब, आपको क्या लगता है, तहरीक नाकाम होगी, कामयाब होगी? अगर जाम कमाल साहब जिस तरह ब्रिगेड साहब कह रहे हैं वो इस तरह से काम करते हैं, उन्होंने अपने इलाके के लिए भी उस तरह से काम नहीं किया, तो फिर ये सियासी बहरान और नाराज अरकान के पास क्या वजह रह जाती है? उन्हें आज 14वीं का चांद है और इसका बड़ा चर्चा था और कुछ निकलना था बाहर और वो नहीं आया। वो कहते हैं ना वो नहीं आए, वो गाना है बड़ा, ये आपको बात समझ आ गई होगी कि क्या नहीं आए। लोग दूध का दिन दे रहे थे, दावे कर रहे थे, तो वो नहीं आया। वो मेरी भद्दी आवाज़ से क्या सुनेंगे? आप जैसे बड़े गुलकार बैठे हुए हैं, क्या करेंगे? आप ही बोलिएगा, गुनगुनाइएगा। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो जिन्होंने आना था वो नहीं आए, वो शायद महीने के आखिर पे चले गए, लेकिन तहरीक एतमाद का तो दिन तय था और वो तय है और बहस शुरू हो चुकी है। 33 अरकान ने जब आज साइन किए तो 34वां जो वज़ीर आला का उम्मीदवार है ना वो स्पीकर की सूरत में ऊपर बैठा हुआ था। तो अब तक बतौर चीफ मिनिस्टर उनके ऊपर आज ये बात आई कि जी 5 अरकान अपोजिशन के मिसिंग है। ये अगले 2 दिन की कहानी है, सामने आ जाएगी कि उनके अपनी पार्टी के लोग मुतमईन क्यों नहीं, पीटीआई के ज़ाहिर है कि जो सरदार यार मोहम्मद रिज़ हैं जो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं, वो पहले दिन से उनके ख़िलाफ़ हैं, चूँकि वो ख़ुद चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहे थे और उनका रास्ता नहीं बना, लेकिन पीटीआई के भी कुछ लोग अपोजिशन के साथ बैठे हुए हैं और ज़ाहिर है अक्सरियत की बात है। मुझे बहुत ज़्यादा खदशात हैं कि जाम साहब अपनी सीट लूज़ कर जाएंगे। अच्छा। लेकिन अगर हम वो जिनसे पिछली दफ़ा मैंने बात की थी सादिक संजरानी की पिछले सेगमेंट में, तो सादिक संजरानी के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक में जब लोग खड़े हुए थे तो वो ज़्यादा थे और खुफिया तहरीक में वो कम हो गए। लेकिन ये ओपन होनी है बैलेट, इसमें खुफिया नहीं होना, आना सबको सामने पड़ेगा। लिहाजा जो भी तय है, ये क्राइम बता रहे हैं मुझे कि अगर सिटिंग चीफ मिनिस्टर आज इस हालत पे चला गया तो वो मुझे बचता हुआ नज़र नहीं आ रहा। फैसल साहब,
अच्छा देखिए, ज़ाहिरी सूरत हाल तो यही है कि जाम कमाल साहब के खिलाफ जो तहरीक आई है वो कामयाब हो जाएगी, लेकिन ये बलूचिस्तान की जो सियासत है बड़ी अजीब व गरीब है। इसकी ज़ाहिरी सूरत हाल पे तो आप कोई तज्जिया कर ही नहीं कर सकते, कोई कैलकुलेशन होती नहीं है। किसी लम्हे भी जो है वो कोई भी तब्दीली ऐसी तब्दीली आ जाती है कि वो बिल्कुल मावरा अकल होती है, हो क्या गया। तो बलूचिस्तान की सियासत के जो है वो अपने ये जो जिन लोगों ने अभी यहाँ तहरीक अदम एतमाद को की करारदाद पे दस्तखत किए, हो सकता है कि जब वोटिंग का वक्त आए तो ये जो 32 लोग हैं ये 10 है जाए या 22 है जाए, कुछ भी हो सकता है। तो बलूचिस्तान की सियासत का जो अपना फार्मूला है, जाम साहब जितने भी ईमानदार हों, जितने भी जो है वो उनमें जो है जो हमारी माशरत की खराबी है उनमें खराबियाँ मौजूद ना हो, लेकिन वो एक पुराने सियासतदान है बहरहाल, वो सियासत के जो असरार और अमूद जो है वो समझते हैं, और बलूचिस्तान के भी समझते हैं। जाहिर सी बात है, उन्होंने ज़िंदगी भर उनके पूरे ख़ानदान ने वहाँ सियासत की है, तो वहाँ अगर वो चाहेंगे बाजी पलटना तो कोई इतनी बड़ी कोई साइंस नहीं है। जो तरीक़ेकार बलूचिस्तान का एक रवायती है उधर उसको उन्होंने अगर अप्लाई कर लिया तो आखिरी लम्हे में कोई भी बड़ा ही कोई मौज़ा हो जाएगा। जी इलियास साहब, देखिए जी, जो आज सूरत हाल है और जिस तरह चल रही बातें, तो इसमें जाम कमाल के बहुत ही कम इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि वो जो तहरीक उनके जो ख़िलाफ़ आई है तो वो कामयाब होती दिखाई दे रही है। लेकिन अब ये देखें ये कितनी एफ़र्ट करते हैं, कितना लोगों से मिलते हैं, मुज़ाकरात इन्होंने पहले भी किए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इनके हमायती भी कर रहे हैं ताकि इनको बचाया जा सके। लेकिन जो आज 33 ने किए हैं, बाकी जो छुपे हुए हैं, और वो जो सब जैसे बताया जा रहा है, जो बैलेटिंग जब होगी तो ये ओपन बैलेटिंग होगी, इसमें सामने आना पड़ेगा। उस वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या सूरत हाल होती है। 4-5 वोट इधर भी हो सकते हैं, उधर भी हो सकते हैं। तो ये देखें, अभी तो बहस हो रही है, इनके लिए एक वक्त है कि अपने आप को देखें कि किन से क्या खामियाँ हुई, क्या कोताहियाँ हुई हैं। तो ये इनके अपने जो अरकान हैं, जो इनके अपने हमायती हैं, वो भी इनसे नाराज़ थे। तो ये जो सूरत हाल है इसमें काफ़ी अजीब सी सूरत हाल है कि, लेकिन इसमें कहते हैं कि आखिरी दिन तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन इधर से इधर आ जाएं। तो ये सारी नंबर गेम जो है, इसमें सारी डेवलपमेंट फंड भी यूज़ होंगे, उनसे वादे होते हैं कि क्या होता है। ये सारी सूरत हाल आके पता चलेगी जिस दिन बैलेटिंग होगी, तो उस दिन ये सामने पता चल जाएगा कि ये रहते हैं कि नहीं रहते। लेकिन बहरहाल जो सूरत हाल है, इनके ख़िलाफ़ जो कंपेन आई है बहुत ही ज़बरदस्त आई है, और इसमें वो जो नाराज़ अरकान है वो इनको हटाना चाहते हैं, इनको तब्दील करना चाहते हैं बिल्कुल। और वो उन्होंने पूरा जोर लगाया हुआ है इसके लिए, लोगों को साथ बातचीत की है, क्योंकि इनसे नाराज़ काफ़ी ज़्यादा अरकान नज़र आ रहे हैं जो कि इनकी बात नहीं सुन रहे कोई, वरना इन्होंने कोशिश तो बहुत की है। बहरहाल ये मुतमिन तो नज़र आ रहे हैं कि जी मैं काफ़ी मुतमिन हूँ कि मेरे साथ होंगे और इनको नहीं हटाया जा सकेगा। बहरहाल देखें दोनों तरफ से किसकी एफर्ट कामयाब होती है। ठीक है जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल है हमारा, आलमी इदारों से मुज़ाकरात, क्या पाकिस्तान मकासद हासिल कर पाएगा? राय लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान को इस वक्त आलमी सतह पर कई बड़े चैलेंजेस का सामना है और इसी हवाले से आइंदा चंद दिन इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। और इस वक्त अमेरिका के साथ ताल्लुकात तनाव का शिकार हैं। कड़ी शराइत के बाइस IMF से मुज़ाकरात में अभी तक कोई पेशरफ सामने नहीं आई है। FATF का इजलास भी पेरिस में जारी है, जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए गैर मामूली अहमियत का हामिल है। अमेरिका ने 3 साल बाद पाकिस्तान के लिए अपना नया सफ़ीर नामजद कर दिया। सफ़ीर की तैनाती के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसी हवाले से हमारा सवाल है, ब्रिगेड साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, आलमी इदारों से मुज़ाकरात, क्या पाकिस्तान अपने मकासद हासिल कर पाएगा? देखें, दुआ सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ऐसे इश्यूज के ऊपर पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए, और तभी प्रेशर, जिस तरीके से इंडिया ने प्रेशर डाला, उनको जैन शक्कर ने कहा जी हमने FATF में पाकिस्तान पे पूरी दूसरे मुल्कों में प्रेशर डाल के इसको ग्रे लिस्ट में रखा है। लाइकवाइज आई एक्सपेक्टेड कि हमें एक असम्बली में एक सेशन करते, एक वहाँ से जॉइंट रेजोल्यूशन लाते कि व्हाट ऑल वी हैव डन, और पाकिस्तान को पॉलिटिकल प्रेशर से निकाला जाए। हमने बहुत कुछ कर लिया, इसमें अपोजिशन, हुकूमत सब मिल के एक मुश्तरका लायबिल बनाते, तो वो FATF पे भी प्रेशर आता। जब उनको ये पता है कि पाकिस्तान में अपने ही डिवाइड है, वो एवरीबडी सो हैप्पी कि पाकिस्तान FATF ब्लैक लिस्ट में चला जाए, इधर हमारे IMF मुज़ाकरात नाकाम हो जाए, पाकिस्तान में इकनॉमिक कन्फ्यूजन हो जाए, ये चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए। आई स्टिल फील कि ये इसके लिए पाकिस्तान को और हमें चाहिए कि असम्बली में एक सेशन बुला लेते, ज़रूर एक रेजोल्यूशन लेकर आते, वहाँ डिस्कस किया जाता, बल्कि अपोजिशन भी इस फेवर में होती कि येस वी हैव डन अ लॉट, not talking about government sake, Pakistan has done a lot and we expect that this time the Pakistan should be taken out of grey list. ये बात होनी चाहिए थी। सेकंड,
जो दूसरी बात है कि जो अमेरिकन वो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, दे हैव देयर ओन पॉलिसी। पाकिस्तान शुड रिमेन एंगेज विद अमेरिका, वर्ल्ड पावर है, लेकिन आपके अपने नुक्ता नज़र ज़रूर अपना रखें। आप सारे एग्स एक बास्केट पे नहीं डालते। रशिया चाइना आपके साथ है, रीजन को भी स्ट्रॉन्ग रखें और साथ अमेरिका से भी इंगेज रखें। ज़रूर उनको बताएं अपने तहफ़्फ़ुज़ात, व्हाट वी हैव डन, व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अमेरिका एंड वेयर वी हैव बीन डिश्ड। ये आई थिंक अगर चीज़ें हम बताएंगे तो बहुत फ़र्क पड़ता है। FATF के लिए बहुत लेट कर दी है, असेंबली में ज़रूर डिस्कस होना चाहिए था और सब पाकिस्तान के बारे में एक पॉजिटिव नुक्ता नज़र से हमारा डेलीगेशन जाता है FATF के अंदर। जी हाफिज साहब, आपको क्या लगता है आलमी इदारों से मुज़ाकरात में पाकिस्तान कामयाब हो पाएगा? देखिए बात यह है, मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया था, कल भी कहा था कि जो अब तक के हालात हैं और जो कारकर्दगी है, जो उनके सवालात हैं, वो तो पाकिस्तान ने सारे पूरे कर दिए हैं। अब जहाँ तक एक तरफ इंडिया है उसके हवारी हैं, एक तरफ और भी अफगानिस्तान की सूरत हाल के बाद के मसाइल हैं, तो पाकिस्तान की कोशिश तो पूरी है, मेहनत तो पूरी है। हमारे दोस्त भी कोशिश करेंगे जो कर सकते हैं हमारे लिए, लेकिन ये तो रिजल्ट ही बताएगा कि किस हद तक कामयाबी मिलती है। पाकिस्तान की तरफ से जो है वो मुकम्मल तैयारी है, जो चीज़ें करने वाली थी वो हम कर चुके हैं। एक लाजमी बात है कि हिंदुस्तान और उसके हलीफ और पाकिस्तान के बाद और भी इस वक्त नाराज जो कुव्वतें हैं पाकिस्तान से, वो अपना किरदार अदा करेंगी पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि चूंकि हमने अपना काम मुकम्मल किया हुआ है, लिहाजा पाकिस्तान को अब मजीद ग्रे लिस्ट में रखने का कोई जवाब बाकी नहीं है। सही जी। आमिर साहब, अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल है, आपको क्या लगता है FATF को लेकर, IMF को लेकर पाकिस्तान के जो मकासद हैं वो उनको अचीव करेगा? देखें जी, बात यह है कि हमने पूरा जोर लगाया FATF की मानने के लिए बातचीत। हमने कल भी बात की थी, पहले भी बात करते रहे। मुझे तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि यहाँ सिर्फ पॉलिटिकल गेम होनी है, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आना है और ग्रे लिस्ट में से ये नहीं निकालेंगे। और इसी तरह IMF की बात सिंपल है कि हम इस वक्त मांगने पे मजबूर हैं पैसे उनसे, और वो अपनी शराइत के जी हमारी रिकवरी कैसे होगी। तो अब जो आखिरी शर्त है वो यही है कि GST की एग्जेम्पशंस ख़त्म कर दी जाएँ। और एक तरफ 3 साल के बाद जब अमेरिका जैसा मुल्क जिसने हमें सफ़ीर के बगैर रखा दर्जा नीचे था, अब बलूम साहब आ गए हैं जो मिडल ईस्ट के एक्सपर्ट भी हैं, यरूशलेम में भी रहे हैं, रियाद में भी रहे हैं और तुनीसिया से अब आ रहे हैं यहाँ पे। चलें, अच्छी बात है कि एक दर्जा बुलंद हो गया, बजाय उनकी चार्जी अफेयर से हम बातचीत करते रहे। अब सफ़ीर 2-1 महीने में शायद आ जाएंगे। इशू ये है कि हम बहसियत कौम कहाँ खड़े हैं, हम तो अपनी अंदरूनी लड़ाई से नहीं हटते। ब्रिगेडियर साहब उस दिन भी कह रहे थे कि नहीं मैं बाहरी बात करूंगा। आपका इस्तेकाम जो पॉलिटिकल इस्तेकाम है ना, उसके बगैर दुनिया आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगी। उनको पता है इनके पल्ले कुछ नहीं है, ये प्रेशर में। अब जैसे अपोजिशन ने तहरीक शुरू कर दी है, मैं ये नहीं कह रहा अपोजिशन ने क्यों तहरीक शुरू की, ये उनका काम था और है। हर अपोजिशन का ये होता है कि हुकूमत को राय रास्त पे रखे और लेके आए। तो गवर्नमेंट का क्या काम होता है कि एंगेज रखे अवाम को, अपोजिशन को। तो ये तो किसी के साथ भी एंगेज नहीं है, ये सिर्फ अपनी आपस में मीटिंगें करते हैं, हम उसको गिरा दें, हम इसको बिठा दें। और जर्नलिज्म के ऊपर तनकीद होती है, जर्नलिस्टों पे तनकीद होती है। PTI की गवर्नमेंट की सिमत मुझे नहीं समझ आती। मैं तो गुजारिश करूँगा अशरफी साहब से कि जब ये प्राइम मिनिस्टर के पास नेक्स्ट जाएँ तो एजेंडे में ये भी रख लें कि जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आप ज़रूर सुनाएं, लेकिन सबसे पहले उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे हुकूमत के अंदर लेके आएँ। क्या है उसकी इम्प्लीमेंटेशन, मुसावात क्या है, आपके लोगों पे इल्ज़ाम लगे, आपने क्या किया उन सब के लिए। मतलब इंक्वायरियाँ और हमारे ऊपर कीमतें बढ़ा दी, कुछ भी नहीं होता। बात वही है कि जब आपके IMF का भी डंडा है, आप रिकवरी FBR के जरिए भी प्रॉपर नहीं कर सक रहे, तो फिर आप कर क्या रहे हैं? सही। फैसल साहब, FATF वाला मामला तो जाहिर है पाकिस्तान को जो है वो दुनिया भर ने एक ब्लैकमेल करने के लिए एक शोशा छोड़ा हुआ है। हम लोग जो है क्योंकि कमज़ोर हैं इसलिए जो है वो ब्लैकमेल होते रहेंगे, उनकी शराइत मानते रहेंगे। इशू और IMF का काम है कर्जा देना, वो हमें कर्जा बहरहाल दे देगा। इशू ये नहीं है कि वो कर्जा हमें देगा या नहीं देगा। इशू ये है कि मौजूदा हुकूमत ने का जो मंसूर था वो ये था कि हमने IMF से कर्जा नहीं लेना।
असद उमर साहब से पूछा जाए कि भाई आपको पहली दफ़ा वजारत ख़जाना से जो हटाया गया था, सबसे पहले हुकूमत के वजीर ख़जाना का क्यों हटाया गया था, वो कहते हैं कि मुझ पर इल्ज़ाम ये था कि मैंने IMF जी कि मैं IMF में जाने में जो है वो मुझसे ताख़ीर हो रही थी, मैं IMF में नहीं जाना चाहता तो इसलिए मुझे जो है हटा दिया। भाई हुकूमत ने ऐसा कोई प्लान बनाया कि जो आपको IMF में नहीं जाना पड़े? अगर कर्जा लेके भीख मांग के हुकूमत चलानी है तो वो तो कोई भी कर लेगा। आप जो इतने बड़े बड़े दावे करके सही है, माज़रत के साथ वक्त ख़त्म हो गया है। इलियास साहब क्विकली कर पाएगा मकासद हासिल पाकिस्तान या नहीं? हाँ या ना में आप पाकिस्तान तो कोशिश करेगा, लेकिन आगे से सियासी देखें क्या क्या क्या। ठीक है जी, आज के एक्सपर्ट से इतना ही। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।